हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में सब सकुशल मंगल होगा। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेके। जैसे कि कर्ण पिशाचनी स्टोरी पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए अगर कोई भी इससे रिलेटेड नई स्टोरी मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैं उससे रिलेटेड एक स्टोरी लाया हूँ। ये एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता रहता है और किस तरीके से वो कर्ण पिशाचनी साधना में पड़ता है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे उसकी एक हंसी खुशी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सब इस कहानी में है। मे भी हो सकता है कहानी थोड़ा लंबी हो जाए, स्टोरी थोड़ा लंबी होएगी, बट एंड तक बने रहना, आपको बहुत कुछ एंड तक मिलेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा। सो एक्चुअली बेसिकली एक कहानी है एक ऐसे बंदे के बारे में जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट अचानक से कुछ रीजन से उसका सब कुछ बर्बाद होता है और वो इस साधना में जाता है। तो शुरू में मैं थोड़ा उसके बैकग्राउंड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो मे भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट बोर मत होना, एंड तक बने रहना। वादा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह। यहाँ पे हम शेयर करते हैं रियल स्टोरीज़, और किसी भी टॉपिक से हो सकती है बट रियल होनी चाहिए। तो ये स्टोरी मुझे किसी ने शेयर की है, उसने बताया है कि उसके रिलेटिव के साथ हुआ था, तो वो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी भी कोई कहानी आपके पास है, आप भी मुझे पिंग कर सकते हो, मैं ज़रूर वो कहानी लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आपका सब्सक्राइब करने से आपको हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी नई स्टोरी लाए हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और दो बच्चे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली, बंदा आईटी में जॉब कर रहा होता है, अच्छी खासी नौकरी होती है, सब कुछ बढ़िया। डेली ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर बच्चे को उनको लेने जाने के लिए उनकी मम्मी जाया करती थी दोपहर में। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। डेली वो आके बच्चों के साथ खेलता है, सब कुछ टाइम पास करता है। वो पिकनिक मनाने जाते हैं, सैटरडे संडे मूवी जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, सब अच्छा होता है। बट उनके साथ प्रॉब्लम एक ही थी कि वो बाहर एक रेंट के घर पे रह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होती है कि एक अपना घर तो ज़रूर होना चाहिए, बट आज के टाइम पे घर इतने महंगे हैं कि आप नॉर्मली ख़रीद नहीं सकते हैं। तो ये बंदा भी इस चीज़ों को लेके बहुत परेशान रहता है। एक दिन इनके ऑफिस में एक पार्टी रहती है जिसमें इसके कुछ कलीग्स आए होते हैं। उसमें से एक कलीग बताता है कि उसके किसी एक दोस्त ने रिटायरमेंट से आने के बाद जो उसको 25-30 लाख रुपए मिले होते हैं वो उसे शेयर मार्केट में डालता है और उसे बहुत प्रॉफिट होता है। वो उस प्रॉफिट से एक घर भी ख़रीद लेता है और उसके पास पैसे भी बच जाते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी बहुत मज़े में कट रही होती है। ये सुन के इसे बहुत इंटरेस्ट आता है। इसे लगता है अब इसकी जो ख्वाहिश थी घर खरीदने की वो पूरी हो सकती है। बट इसे क्या पता था कि आगे आने वाली कौन सी समस्याएं इसका वेट कर रही हैं, इसके साथ क्या क्या होने वाला है। ये इधर उधर से वीडियोस देखता है, इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, डिटेल्स पता करता है एंड मार्केट में पैसे डाल देता है जो भी इसके पास सेविंग थी। फिर एक दिन अपनी वाइफ के साथ एक घर देखने जाता है, इस सोचने के साथ कि अगर कुछ दिन में पैसे बढ़ गए तो घर ज़रूर ख़रीदेगा ये। इसकी वाइफ को घर बहुत पसंद आता है, बट घर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 70 से 80 लाख होती है। इसको लगता है जो इसके पास सेविंग है उतने पैसों में तो ये घर नहीं खरीद पाएगा। फिर भी सोचता है कि ठीक है, जब ये शेयर मार्केट में पैसे बढ़ेंगे तो और पैसे मैं कहीं से लेके और डाल दूँगा। बट जो इसने सोचा था उसका उल्टा होता है। अगले कुछ दिनों में शेयर मार्केट गिरता है और इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है शेयर मार्केट में। इसके इन्वेस्ट किए गए पैसे कम हो जाते हैं। इसे चिंता होने लगती है, ये इधर उधर से और ज़्यादा
पता करता है। इसे समझ में आता है कि अगर ये और पैसे डाले और कम रेट पे शेयर्स खरीदे तो आगे चल के इसे और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सब दिमाग में लेके और ज़्यादा लोन लेता है, पैसे इकट्ठा करता है, दोस्तों से कर्ज लेता है और शेयर मार्केट में डालता है। बट शायद इसकी किस्मत इससे रूठ गई थी, या आप ये भी कह सकते हो कि जो होना होता है वो होता ही है। फिर क्या था, इसके डाले गए वो पैसे भी डूब जाते हैं। इन सब चीज़ों में इसके 7-8 महीने निकल जाते हैं। ये काम पे भी ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से इसका बॉस इसको जॉब से निकाल देता है। अब सीन ऐसा था कि ना तो इसके पास सेविंग थी ना तो जॉब थी, बट खर्चे ज़्यादा थे क्योंकि अब तो इसने लोन भी ले रखा था, दोस्तों से कर्जे भी ले रखे थे, EMI आ रही थी, बच्चों की फ़ीस भरनी थी, घर पे राशन का सामान लाना था, बहुत कुछ चीज़ें थी। फिर भी ये किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करता रहा। घर पे इसने नहीं बताया कि इसकी जॉब चली गई है। इसने सोचा कि ये सब चीज़ें शायद घर वाले ना सह पाएँ। ये डेली ऑफिस के लिए निकलता था, बीवी इसकी टिफ़िन बना के देती थी, ये वही सेम रूटीन फॉलो करता था जो पहले हुआ करता था। बट इस बार डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये जाके किसी गार्डन में बैठा करता था, या कहीं मंदिर पे पास जाके बैठा करता था, या किसी कंपनी में जाके जॉब के लिए ढूंढा करता था। बट इसकी किस्मत इससे रूठी हुई थी और इसे कभी भी जॉब नहीं मिली। अगले 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। जो बचे खुचे पैसे थे वो इसमें खर्च हो गए। अब ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग गया था, घर पे भी झगड़े करने लग गया था, सब चीज़ें पलट गई थी। इसे नहीं समझ में आ रहा था कि चीज़ें कैसे काम करें। एक दिन ये बंदा एक बस पकड़ता है। बाय द वे, मैं नाम बताना शायद भूल गया, इस बंदे का नाम नीलेश था। वो एक बस पकड़ता है, बस ड्राइवर को बोलता है कि लास्ट स्टॉप कौन सा है, मुझे वहीं पे उतरना है। इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है इसे भी नहीं पता होता है, बट इसे ऐसा रहता है कि इन सब चीज़ों से मुझे दूर भाग जाना है, मुझे ये सब चीज़ें अब देखनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, सहनी ही नहीं है। ये बस में बैठता है, बस चलती है। थोड़ी देर के बाद जब ये किसी एक गांव में, सुनसान गांव में पहुंचता है तो कंडक्टर को बोलता है बस मुझे यहीं उतार दो। इसे भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, बट कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होता ही है। शायद ये इसकी किस्मत थी, शायद ये इसकी होनियों में लिखा था, जो भी था किसी को नहीं पता। ये वहाँ पे उतरता है, उतर के जाता है, एक साधु के पास जाता है। देखता है कि एक साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसे समझ में नहीं आता है कि ये उनके पास क्यों जा रहा है, बट ये ऑटोमेटिक चल के उनके पास जाता है और जो टिफ़िन ये घर से लेके निकला रहता है वो उन्हें दे देता है और बोलता है महाराज इसे आप खाएं, और उनके पैर छूता है और पैर दबाने लगता है। शायद ये इसके मन में बैठा हुआ एक ये था कि कहीं न कहीं मुझे इनसे हेल्प मिल सकती है, या इसकी किस्मत थी। वो साधु इसे बड़े ध्यान से देखता रहता है। थोड़ा समय बीतने के बाद शाम होने लगती है। इसे ऐसा फील होता है कि यार ये जो कर रहा था वो गलत था, इसके बीवी बच्चे इसके ही सहारे पे हैं, इसे घर जाना चाहिए। ये उठ खड़ा होता है, निकलने लगता है। तभी वो अघोरी साधु जो बैठा था वहाँ पे, वो एक अघोरी था। आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, अघोरी कभी किसी का दिया नहीं खाते। बोलता है वत्स, ये अपना टिफ़िन तुम ले जाओ, मुझे तुम्हारी समस्याओं के बारे में पता है, मैं उनका निराकरण कर सकता हूँ। आज रात को 12 बजे मुझे शमशान में मिलना। इतना कह के वो घोड़ी चला जाता है। ये अपने घर फ़ोन करता है, बताता है कि इसे ऑफिस में आज लेट तक रुकना पड़ेगा, ये बाद में आएगा, मैं भी कल आएगा। ये कह के ये शाम को रात होने का वेट करने लगता है। वहीं पे बैठ जाता है, अपना टिफ़िन खाता है और बैठ जाता है। रात होती है,
रात के 12 बजे शमशान की तरफ चल देता है। शमशान के पास पहुंचने लगता है तो देखता है कि शमशान में एक चिता जल रही है। चिता के जस्ट बाजू में एक अघोरी बैठा हुआ है और चिता में से ही निकाल के कुछ खा रहा है। ये वहाँ पे पहुँचा भी नहीं रहता है, तभी वो बहुत ज़ोर से हंसता है और चिल्लाता है, आओ बैठो नीलेश, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इसे समझ में भी नहीं आता है कि उसे कैसे पता चला कि ये वहाँ पे पहुँच गया है। वो अघोरी इसे कुछ चीज़ें समझाता है, बट ये एक हट पे बैठ जाता है कि मुझे कुछ भी करके मुझे अपनी इन समस्याओं से बाहर निकलना है। तो अघोरी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी तपस्या बताता हूँ, एक ऐसी साधना बताता हूँ जिसमें तुम्हारा नुकसान तो बहुत होगा, बट तुम इन सब समस्याओं से जल्द ही निकल जाओगे। ये एक 13 दिन की साधना होगी, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होगी। ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, बट तुम बहुत कुछ खो भी दोगे। आपको नहीं पता कर्ण पिशाचिनी की साधना क्या होती है, कर्ण पिशाचिनी क्या होती है और कैसे साधना करते हैं, क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मीनवाइल अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो उसे जब सब चीज़ें बताता है, वो बताता है कि 13 दिन की ये साधना होगी, जिसमें लास्ट के 3 दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जब 2 दिन बचेंगे तो कर्ण पिशाचिनी खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी। वो 26 साल की एक खूबसूरत युवती के रूप में तुम्हारे सामने आएगी, बट तुम्हें उसके सामने झुकना नहीं है। ये सब बातें समझता है। अघोरी इसे एक मंत्र देता है और चला जाता है। फिर ये अगले दिन अपने घर जाता है, उन्हें बताता है कि उसे ऑफिस के कुछ काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये कह के ये घर से निकल जाता है और उसी शमशान के बाजू में एक झोपड़ी में जाके साधना करने लग जाता है। 10 दिन तक इस इंसान को बिना नहाए धोए, बिना कुछ साफ सुथरा पहने, बिना कुछ किए रहना होता है और बाकी के बचे 3 दिन में इसे अपना ही मल खाना होता है और प्यास लगने पे अपना ही बाथरूम पीना होता है और जो बचा हुआ मल होता है उसे अपने शरीर पे लगाना होता है। ये सब करता है ये, और दिए जलाना होता है, पूजा करनी होती है। दूसरे जब भी 12वां दिन आता है तो एक सुंदर सी युवती 26 साल की एज में नग्न अवस्था में इसके घर में आती है। इसे समझ में नहीं आता है इतनी रात को इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई, वो भी ऐसी अवस्था में। फिर इसे याद आता है कि अघोरी ने इसे ऑलरेडी बताया होता है कि तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना है। वो सामने से कितना भी ट्राई करे तुम्हें तभी नहीं करना है, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो उस दिन कंट्रोल कर ले जाता है, बट लास्ट दिन 13वें दिन वो युवती फिर से आती है और इस बार नग्न अवस्था में इसकी गोद में बैठ जाती है आके। इस बार इससे रहा नहीं जाता है और इनके बीच में एक शारीरिक संबंध बनता है। फिर वो युवती इसको बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी हुई, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, बट तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं जब चाहूँगी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना सकूँगी। मुझे पीने के लिए मदिरा, खाने के लिए मांस चाहिए होगा। ये हर चीज़ के लिए हामी भर देता है। वो बोलती है कि याद रहे, आज से मैं तुम्हारी ही हूँ सिर्फ, और तुम सिर्फ मेरे हो। ये हाँ बोलता है। उसके बाद ये अगले दिन घर आ जाता है। इसे पता रहता है क्योंकि अघोरी ने इसे ऑलरेडी समझाया होता है कि तुझे बीवी बच्चों से सबसे अलग होना होगा। ये सबसे अलग होकर एक कमरे में रहने लग जाता है। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये जिस भी शेयर में पैसे डालता है वो शेयर अच्छा खासा प्रॉफिट देने लग जाता है। इसे एक अच्छी सी बड़ी सी जॉब मिल जाती है। फिर ये कुछ दिन में अपनी कंपनी खोल लेता है। बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, बट यहाँ पे एक बहुत कुछ चेंज भी होता है। ये अब अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलता है।
ये उनसे बहुत कटा कटा दूर दूर रहने लग जाता है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि पिछले 20 से 22 दिन में ऐसा क्या बदल गया। बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, वो पापा जो उनके साथ हमेशा खेला करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, इतना कैसे क्या बदल गया। बट वो एक चीज़ और देखा करते हैं कि उसके पापा कमरे में अकेले किसी से बातें किया करते थे। उनके कमरे से आवाज़ आया करती थी। कभी कभी वो आवाज़ें धीमी रहती थी, कभी कभी बहुत तेज़ रहती थी, बट वो फिर भी इन सब चीज़ों को कुछ सोच समझ के इग्नोर कर दिया करते थे। फिर इसने अच्छे खासे पैसे कमाए, बड़े बड़े लोग इससे मिलने आने लगे, अमीर हो गए, इन्होंने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, जो ये चाहता था सब कुछ हो गया। बट इसके बाद ही ट्विस्ट था, सब कुछ अब पलटने वाला था। इसे पता भी नहीं था जो छोटी छोटी बहसें इसके बीच में हुआ करती थी, अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली थी। एक दिन इसका एक बचपन का दोस्त इससे मिलने आता है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, स्कूल की यादें ताज़ा होती हैं। फिर ये प्लान करते हैं कि ये घूमने के लिए जाएंगे, बट इन्हें नहीं पता था कि उसी कमरे में कोई और भी बैठा था जिसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। जब इसका दोस्त इससे बातें करके घर के लिए वापस निकलता है तो रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी ज़िंदगी पलट जाती है। उसके गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि उसकी जान जाते जाते बचती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और सबसे बड़ी विपदा तो ये रहती है कि ये जो उसका ख़ास दोस्त होता है उसको मिलने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इसे पता था अगर ये गया तो उसकी ये जान ले लेगी, टन पिशाचनी उसे मार डालेगी। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप नहीं जाओगे, वो बोलता है नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उन्हें नहीं समझ में आता है वो इंसान जो हर किसी के लिए पहले खड़े हुआ करता था, हर किसी के लिए जाया करता था, आज उसको क्या हो गया। फिर भी वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही और बीतता है, चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं। अब इसका ऐसा हो गया रहता है, किसी तरीके से इसे कड़ पिशाचनी से छुटकारा चाहिए रहता है। झगड़े बढ़ गए रहते हैं इन दोनों के बीच में। ये अपने कान में रुई डाल के सर पे साफा बांध के घूमा करता है, क्योंकि वो हमेशा इसके कान में फुसफुसाया करती है। एक दिन इसकी बीवी इससे किसी बात के लिए मिलने के लिए इसके कमरे में आती है। इनके बीच में करीबियाँ बढ़ती हैं, जिससे कोई तीसरा इंसान बहुत गुस्सा होता है। जब इसकी वाइफ निकल के इसके कमरे से चाय बनाने के लिए जाती है तो उस किचन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। उसका पूरा हाथ जल जाता है, उसकी पूरी शरीर जल जाती है। इसे पता रहता है कि ये क्यों हुआ, किसने किया, बट ये कुछ भी नहीं कर सकता था। बच्चे देखते हैं कि उसका पापा उसकी मम्मी को बचाने के बजाय किसी से कमरे में बंद करके झगड़ा कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। उन्हें नहीं समझ में आता है क्या हुआ है। ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है। इसकी बीवी हॉस्पिटल पे एडमिट होती है, फिर और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती है। इसे ये समझ में आ गया रहता था तब तक कि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। फिर क्या था, एक दिन इसी सब चीज़ों से बचने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। एक हंसती खिलती जो फैमिली थी वो इस तरह धीरे धीरे बर्बाद हो जाती है। इसमें किसकी गलती थी, किसका क्या था, नहीं समझ में आया। बट ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। कभी भी लालच में ना पड़े, वही करे जो सही हो, जो आपके लिए सही हो, आपके परिवार के लिए सही हो। तो आपको एक ऐसी कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, प्लीज़। आपके लिए कहानियाँ ढूंढ के लाना बहुत मेहनत लगती है, चीज़ों को आपके लिए बनाना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड और आपके पास कोई और कहानी है आप लोगों से शेयर करना चाहते हो तो पिंग ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।